Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is Jane Austen's Art of Characterization. आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी राइटर्स का कर चुके हैं। तो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो है कहते हैं कि एक जो राइटर है तो उसने अपने करेक्टर्स को किस तरह से स्केच किया है, किस तरह से पोर्ट्रे किया है। तो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो जेन ऑस्टन का है ना वो बहुत लिमिटेड है, मतलब वो ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, उस पर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। तो सिर्फ उसके आसपास की कुछ फैमिलीज़ के लोग थे जिनको वो जानती थी और उन्हीं के बारे में उसने अपने 6 नावल लिखे और वो 6 नावल में वही करेक्टर्स उसने यूज़ किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जेन ऑस्टन इज प्री एमिनेंटली ऑर्गलिस्ट एंड रिवील्स हर करेक्टर्स ट्रूथफुली एंड रियलिस्टिकली। कि जेन ऑस्टन जो है ना एक बहुत बड़ी हकीकत पसंद है और हर चीज़ को जो है ना वो सच्ची अंदाज में जो है ना सच्चाई से बयान कर देती है। हर रियल टैलेंट इज़ रिवील्ड मच थ्रू हर कैपेसिटी ऑफ फॉर करेक्टराइजेशन। उसके रियल टैलेंट का पता चलता है कि उसकी करेक्टराइजेशन कैसे करती है अपने करेक्टर्स की। द रेंज ऑफ हर करेक्टर्स इज नैरो। उसके करेक्टर्स की जो रेंज है ना वो नैरो है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती है। एंड शी कन्फाइंड हरसेल्फ टू द लैंडेड जेंट्री इन द कंट्री साइड के उसके कंट्री साइड के कुछ लोग हैं उसी पे उसने बात की हुई है। शी omits द सर्वेंट्स द लेबरर्स इवन द यमनरी। के वो ना सर्वेंट्स को जिक्र करती है, ना मजदूरों का जिक्र करती है, ना यमनरी का जिक्र करती है। सर्वेंट्स अपीयर वेयर दे आर नीडेड। सिर्फ मुलाजिम जो है ना वहाँ पे उसके नॉवल्स में नज़र आते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए द लेबरर्स इवन सॉरी द लेबर इवन द यमनरी सर्वेंट अपीयर्स वेयर दे आर नीडेड बट यूजुअली दे आर नॉट हेयर। लेकिन मोस्टली जो है ना उनके बारे में सर्वेंट्स के बारे में इतना जिक्र नहीं किया जाता। द अरिस्टोक्रेसी इज ऑल्सो लेफ्ट आउट। इसके अलावा अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो होती है उनको भी वो लेफ्ट आउट कर देती है, निकाल देती है। एंड इफ जेन ऑस्टन डज टेक एन अरिस्टोक्रेटिक करेक्टर इट इज़ ओनली टू स्टेराइज हिम। कि अगर वो किसी अरिस्टोक्रेटिक मतलब किसी अमीर करेक्टर का या अपर क्लास बंदे का जिक्र करती है तो उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि वो उसको स्टायराइज करना चाहती है, उस पर तंज करना चाहती है। लेडी कैथरीन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज एरोगेंट प्रिटेंशियस स्टूपिड एंड वल्गर। के लेडी कैथरीन का जो है ना वो एक अपर क्लास है, उसका अरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक था, लेकिन इसमें वो बहुत से जाहिल मगरूर किस्म की बहुत स्टूपिड और वल्गर दिखाई गई है। जिन ऑस्टन फाइंड्स हरसेल्फ एट होम कहते हैं माहिर होना ओनली विद कंट्री जेंट्री एंड देयर यूजुअल डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि जेन ऑस्टन को सिर्फ अपने आसपास के कुछ लोगों का पता था, उसी पे उसने महारत हासिल की है और सिर्फ उसको घरेलू मामलात में ही महारत थी। ऑल तो हर आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज स्टैटिक थ्रू आउट हर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन डेवलप्ड विद टाइम। कि स्टार्ट में तो उसको यानी बिल्कुल भी ना प्लॉट की सेंस थी ना उसके यानी इतनी ज़्यादा जो थी ना वो लिखने में जो थी एक्सपर्ट थी, लेकिन उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो थी ना वो टाइम के साथ थोड़ा बहुत डेवलप हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ सच और लिमिटेड रेंज टू चूज़ फ्रॉम शी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ करेक्टर्स। अब क्या है कि उसने इसके बावजूद बहुत सी जो है ना करेक्टर्स की वैरायटी जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। इन ऑल हर 6 नॉवेल्स शी नेवर रिपीट्स अ सिंगल करेक्टर्स। कि वो मैंने आपको कहा है कि वो अपने आसपास के सिर्फ कंट्री साइड के लोगों के पे उसकी कुछ फैमिलीज को जिनको जानती थी ना उनकी बात की है, लेकिन उसके 6 नावल हैं, 6 नावल में से उसने किसी एक नावल में भी अपना करेक्टर जो है ना वो रिपीट नहीं किया। दैट इज़ वाई मैकॉल्टी कंपेयर्स हर टू शेक्सपियर। ये क्वालिटी जो है ना उसको शेक्सपियर से मिला देती है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द वल्गैरिटी ऑफ मिसेस बेनेट एंड द वल्गैरिटी ऑफ मिसेस जेनिंग। कि उसका एक मिसेस बेनेट वाला नावल तो हमने पढ़ लिया ना, एक और उसका नावल है जिसमें मिसेस जेनिंग का करेक्टर है, वो भी वल्गर करेक्टर है, वो भी वल्गर करेक्टर है, लेकिन उन दोनों की वल्गैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू मैकॉलिटी हर करेक्टर्स आर परफेक्टली डिस्क्रिमिनेटेड। कि उसके करेक्टर्स में जो है ना वाज़ेह फ़र्क होता है। द स्नॉबिनेशन ऑफ विकर मिस्टर कॉलन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अनलाइक ऑफ मिस्टर एल्टन द विकर इन एमा। ये के विकर एंड इन एमा में जो करेक्टर मिस्टर एल्टन है ना उसका प्राइड एंड प्रेजुडिस या उसकी स्नॉबीनेस जो है ना वो मिस्टर कॉलन से बहुत डिफरेंट है। But though these characters are so highly individualized, they have also a touch of the universal about them। कि उसके करेक्टर जो है ना वो इंडिविजुअलाइज होते हैं, मतलब उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और यूनिवर्सल अपील रखते हैं, मतलब वो किसी भी एज में जो है ना वो पाए जा सकते हैं। मतलब उसने जो जिस ज़माने में ये नावल लिखा है ना तो उसी तरह के लोग आज हमारी सोसाइटी में भी पाए जाते हैं और आने वाले ज़माने में भी पाए जाएंगे। इनफैक्ट देयर इज़ अ मार्क ऑफ ग्रेटनेस ऑफ एन आर्टिस्ट। तो यही जो है ना एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की निशानी होती है कि उसकी जो राइटिंग हो ना वो यूनिवर्सल हो, कि किसी भी एज के लोग उसको पढ़ें तो वो उनको उतना ही अट्रैक्ट करे, उतना ही इंटरेस्टिंग लगे जितना कि उसकी अपनी एज में के लोगों को लग रहा था। आगे देखिए वाइल रिटेनिंग ऑल द पर्टिकुलरिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शी so projects it that it transcends the narrowness of individuality and embraces the eternal, the universal।
अब क्या है कि इसके अलावा उसने उसके नावल में जो है उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस वो किस तरह से, यानी इतनी नैरोनेस की वजह से भी उसने किस तरह से यूनिवर्सलिटी को और करेक्टर्स की जो पर्सनैलिटी को जो है ना डिस्क्राइब किया है ना, उस पर जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, एडमायरेबल है। ग्रेट आर्टिस्ट ऑलवेज मेक देयर करेक्टर्स बोथ इंडिविजुअल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सर्टेन क्लास। कि जिस तरह के चौसर में था, चौसर के जो करेक्टर थे ना कि वो इंडिविजुअल भी थे, मतलब उनकी अपनी भी एक लाइफ थी और एक वो एक पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह से इसके करेक्टर भी इंडिविजुअल भी हैं और एक क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर बेनेट रिप्रेजेंट्स ऑल द सिनिकल फादर्स ऑफ हस्बैंड्स हु टेक देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टर बेनेट जो है ना वो ऐसे फादर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली का बर्डन नहीं उठाते। एलिजाबेथ इज क्वाइट यूनिवर्सल इन हर चार्म एंड विट इवन इन हर प्रेडिजेस। अब क्या है कि एलिजाबेथ जो है ना वो यूनिवर्सल है अपनी खूबसूरती में, अपनी दिलकशी में और अपने प्रेजुडिस में। विकम रिप्रेजेंट्स ऑल प्लीजेंट लुकिंग बट सेल्फिश एंड अनप्रिंसिपल फ्लर्ट्स। और विकम जो है ऐसे नौजवानों को रिप्रेजेंट करता है जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत खुदगर्ज होते हैं, बहुत बेईमान होते हैं। Jane Austen usually presents her character dramatically through their conversation, their actions and their letters. अब क्या है कि ड्रामेटिकली में यही आ जाता है कि आपको किसी करेक्टर के साथ आपका जो सामना है ना, या तो उसकी बातचीत के ज़रिए होता है, या उसके डायलॉग के ज़रिए होता है, या उसकी एक्शंस के ज़रिए होता है, या फिर वो जो लिखता है ना उसके ज़रिए होता है। शी मेक्स अ वेरी केयरफुल यूज ऑफ कन्वर्सेशन विच सेज रॉबर्ट लीडिया इज़ 3/4 ऑफ हर वर्ड। अब ये जो है ना ये बात हमें उसके कन्वर्सेशन के ज़रिए पता चलती है कि वो कहते हैं कि जिन 3/4 जो है ना उसकी ऑफ हर वर्ड है, उसकी दुनिया में से 3/4 है, यानी 3/4 है। हर करेक्टर्स डेवलप थ्रू डायलॉग्स विच मीन डैट दे आर रिवील्ड इन कन्वर्सेशन। जब उसके करेक्टर डायलॉग के जरिए रिप्रेजेंट होते हैं तो मतलब ये जब वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना तब हमें पता चलता है कि वो ये करेक्टर ये कह रहा था, उसका ये रोल है इस नावल में। और वट अदर से अबाउट देम, या फिर दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। फॉर इंस्टेंस द डायलॉग बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ रिवील द हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू। डार्सी, कैरोलिन, विकम एंड लीडिया रिवील्ड मच ऑफ देमसेल्फ थ्रू देयर एक्शंस। कि मतलब जब डार्सी और एलिजाबेथ बात कर रहे होते हैं तो तब हमें उनकी हॉस्टिलिटी का पता उनके डायलॉग के जरिए चलता है। इसके अलावा डार्सी, कैरोलिन और विकम जो है ना उनके एक्शंस के जरिए हमें पता चलता है कि वो किस तरह के करैक्टर हैं। कि मतलब डार्सी जो है वो किस तरह के एक्शन लेता है, विकम एंड लीडिया भाग जाते हैं, तो हम उनके एक्शंस के जरिए उनको जानते हैं। फॉइल सम ऑफ देम लाइक कॉलिन एंड लीडिया आर रिवील्ड थ्रू देयर लेटर्स। इसके अलावा कॉलिन एंड लीडिया जो है ना वो उनका हमें पता उनके लेटर्स के जरिए चलता है। वी लर्न अबाउट एलिजाबेथ थ्रू हर स्पीच, एक्शन और रिमार्क ऑफ सच पीपल एज डार्सी एज अ डायरेक्ट कमेंट इज समटाइम एडिड बट इट इज दिस इज ऑफन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्लिसिट। ये लाइन स्किप कर दें या पैराग्राफ यहाँ से अपने स्किप कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। तो जेन ऑस्टन डज नॉट कंसीव हर कैरेक्टर्स इन पेयर्स एज थैकरे यूजुअली डज। अब क्या है कि वो अपने करेक्टर्स को जो ना पेयर्स की फॉर्म में नहीं लेकर, जैसे कि एक ठेकरे राइटर है ना वो उसके करेक्टर जो है ना पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके करेक्टर्स पेयर की फॉर्म में नहीं होते। हर करेक्टर्स और सब्सटेंशियली रिवील्ड थ्रू कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट विद अदर्स। इसके करेक्टर जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है वो दो करेक्टर्स का। लेडी कैथरीन एंड मिसेस बेनेट बैलेंस ईच अदर इन दर वल्गैरिटी। अब लेडी कैथरीन भी वल्गर करेक्टर है, मिसेस बेनेट भी वल्गर करेक्टर है, उन दोनों की वल्गैरिटी का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। एज देयर मैच मेकिंग मैनी कर्व्स विकम सर्व्स एज अ कॉन्टेस्ट टू डार्सी। अब जब उनके यानी वो अपने बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती हैं तो विकम का और डार्सी का जो है दोनों जो उसके सन इन लॉ बनने वाले होते हैं उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है। वाइल बिंगले इज फॉइल टू हिम, एलिजाबेथ इज कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड विद जेन। एलिजाबेथ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट जेन के साथ किया जाता है। शार्लोट लुकस एंड कैरोलिन बिंगले, और शार्लोट लुकस का कैरोलिन बिंगले के साथ। तो देयर इज एटलीस्ट वन फीमेल कैरेक्टर प्लेस्ड एट द सेंटर। अब इसके नावल की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके नावल में एक फीमेल कैरेक्टर जो है ना वो मरकजी किरदार जरूर अदा करती है। विद होम जेन ऑस्टन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, जो कि उसको खुद को रिप्रेजेंट कर रही होते हैं। तो एलिजाबेथ का जो करेक्टर है ना वो जेन ऑस्टन का खुद का करेक्टर है, मतलब उसने अपनी लाइफ पे ये नावल लिखा है, अपना ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ऑटोबायोग्राफिकल नावल उसको कहा जाता है जिसमें राइटर जो है अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करता है, अपनी किसी करेक्टर को सपोज करके अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है। द आइडेंटिटी इज़ नेवर कंप्लीट, कि वो लेकिन वो उसकी पहचान जो है ना मुकम्मल तौर पर नहीं बताई, लेकिन ये है कि उसकी एलिजाबेथ की पर्सनैलिटी में कुछ ग्लिम्प्स जेन ऑस्टन के अपने पाए जाते हैं। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ बेनेट इकोस जेन ऑस्टन्स ओन सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आयरनिक विट एंड एबिलिटी टू लाफ एट whims and inconsistencies, but it would be prosperous to assume that Jane Austen herself suffered from all those prejudices suffered by Elizabeth. अब ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथ में जो है ना कुछ क्वालिटीज़ जेन ऑस्टन वाली पाई जाती हैं, मतलब किस तरह किन बातों पे हंसना है, किन बातों को पे ह्यूमर करना है, किन बातों को जो है आयरॉनिकली बयान करना है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वही सारे प्रेजुडिस जो कि एलिजाबेथ की पर्सनैलिटी में पाए जाते थे, जो तासुबात पाए जाते थे, वो जेन ऑस्टन की पर्सनैलिटी में भी होंगे। जेन ऑस्टन जो है प्रेजुडिस उसमें नहीं था।
आगे देखिए, द सिंपैथी एंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन हेल्प जेन ऑस्टन इन डेलिनेटिंग करेक्टर फेथफुली एंड एट द सेम टाइम शी मेंटेन्स द डिस्टेंस नेसेसरी फॉर रियलिस्टिक एंड इम्पार्शियल रेंडरिंग ऑफ द करेक्टर। इसके अलावा जो जेन ऑस्टन के जो करेक्टर है ना, उनकी पहचान जेन ऑस्टन जो है वो बहुत ही वाज़े अंदाज में करवाती है कि हमें जो है हम एक ही टाइम में उनको इतनी ज़्यादा उनमें रियलिस्टिकली पाई जाती है, इतना ज़्यादा उसने आर्टिस्टिकली करेक्टर को बयान किया होता है कि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हर वर्ड ऑफ रियलिटी इज़ नेवर डिस्टर्ब फॉर ऑल इट्स रोमांस डेवलपमेंट एंड रिजेक्शन। अब क्या है कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में जो थी ना उसकी परवरिश हुई थी। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इलॉपमेंट, रोमांस, इस तरह की चीज़ें उसकी उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इसके नावल्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि जब वो शादी का जिक्र करेगी तो रोमांस पे ऑटोमेटिकली आएगा, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो इलीगल वे में शादी करेंगे, मतलब इलॉपमेंट होगी। बिकॉज ऑफ द अनकन्विंसिंग रियलिटी ऑफ हर कैरेक्टर्स हैव मेनी साइडेडनेस एंड लाइक रियल मैन दे आर मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल। लेकिन अब उसने अपने करेक्टर में ये चीज़ें इसलिए यूज़ की हैं क्योंकि इंसान जो है उसमें अच्छी करेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती हैं और बुरी भी पाई जाती हैं। विर्चू एंड विकेडनेस, अच्छाई भी होती है, बदी भी होती है। ऑल्सो एनी वन ट्रेट्स मे बी प्रोमिनेंट इन अ करेक्टर येट नो सिंगल ट्रेट्स डोमिनेट्स। अब ऐसा हो सकता है कि किसी करेक्टर की जो है अच्छी क्वालिटी डोमिनेट हो जाए और किसी की जो है बैड क्वालिटी डोमिनेट हो जाए। फॉर इंस्टेंस ऑल्सो एलिजाबेथ इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ विर्चू एंड इंटेलेक्ट, कि एलिजाबेथ देखने में एक समझदार है, काफ़ी जो है अच्छी जो है सेंसिबल लड़की है, येट शी ऑल्सो पॉसेस प्राइड एंड प्रेजुडिस, लेकिन उसमें जो है ये फ्लॉ पाया जाता है कि उसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस है। हर मेजर कैरेक्टर्स चेंज एंड ग्रो एंड अंडर द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अब क्या है कि मतलब कि कुछ नावल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो करेक्टर्स की लाइफ जैसी दिखाई जाती है ना, वो बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक सेम रहती है, लेकिन इसके करेक्टर जो है ना वो टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं। मतलब जैसे कि रियल लाइफ में होता है ना, एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो उसका बचपन आता है, फिर उसकी जो है वो जो है ना जवानी आती है, फिर वो जो है मिडिल एज में जाता है, फिर बुढ़ापा आता है। इसी तरह से इसके करेक्टर्स भी जो टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं। माइनर करेक्टर्स आर फ्लैट, माइनर करेक्टर्स की इतनी ज़्यादा वो बात नहीं करती मिसेस बेनेट, हु नेवर चेंजेस हर कलर्स, के जैसा कि मिसेस बेनेट है। जेन ऑस्टन हैड डीप इनसाइट इनटू द प्रोसेस ऑफ चैट एंड द साइकोलॉजी ऑफ माइंड। जेन ऑस्टन को जो था अपने करेक्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में, उनकी इन्हें थॉट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। दिस पेनिट्रेशन इनेबल्ड हर टू इल्यूसिडेट कम्प्लेक्स करेक्टर। अब ये उसकी ये ही क्वालिटी जो थी ना, उसको कम्प्लेक्स करेक्टर्स को भी अच्छे समझने में हमें आसानी करती है। एलिजाबेथ डार्सी एंड विकम आर कम्प्लेक्स करेक्टर्स, दे आर साइकोलॉजिकल ट्रू एज दे आर सीन विदाउट एज वेल एज विदन। कि उसने इन करेक्टर्स को, एलिजाबेथ को, डार्सी को, विकम को इस तरह से बयान किया है कि हमें उनके अंदर से भी पता चल जाता है कि उनकी दिल में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और वो दिखने में कैसे हैं ये भी हमें पता चल जाता है। आगे देखिए, दिस साइकोलॉजिकल एंड रियलिस्टिकल पोर्ट्रेल ऑफ हर कैरेक्टर इज व्हाट मेक्स देम अकॉर्डिंग टू डेविड कॉल्स। ये लाइन स्किप कर दें। आगे देखिए, हर कैरेक्टर्स आर सो ट्रू टू लाइफ सो शी डज नॉट एग्रेगरेट एंड एग्जॉट्स देम नॉट डज शी रिमीन देम। अब उसके कैरेक्टर्स जो है ना वो जैसे हैं ना उनको सच सच बयान कर देती है, ना तो वो किसी कैरेक्टर को एग्जैगरेट करती है, मतलब बढ़ा चढ़ा के उसकी क्वालिटीज़ बताती है, और ना ही डिमीन करती है, मतलब ना कि उसको डिग्रेड करने की कोशिश करती है। रादर शी पोर्ट्रेज देम रियलिस्टिकली, बल्कि वो सच्चाई से हर चीज़ बयान करती है। इवन द डल एंड कॉमन प्लेस कैरेक्टर्स बिकम इंटरेस्टिंग। उसके इस अंदाज की वजह से जो आम कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ही डल कैरेक्टर होते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। द पॉम्पस स्टुपिडिटी ऑफ मिसेस कॉलिंस एंड एब्सर्डिटी ऑफ एंड वल्गैरिटी ऑफ मिसेस बेनेट शुड इन रियल लाइफ प्रूव एज इरिटेटिंग। मतलब अगर हमारी लाइफ में ऐसे कोई वल्गर पीपल होने या बेवकूफ़ इंसान होने, जैसे कॉलिन है, मिसेस बेनेट है, या फिर लेडी कैथरीन है, तो ये हमें बहुत ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, हम जो है ना नफरत होती है उनसे। टू अस एज एलिजाबेथ एंड डार्सी, जैसा कि एलिजाबेथ एंड डार्सी को उनको डिसलाइक करते हैं। बट इवन दीज कैरेक्टर्स बिकम सच एज रिच सोर्स ऑफ मिथ एंड ह्यूमर। लेकिन क्या है कि उसने उन कैरेक्टर्स को इस तरह से बयान किया है कि वो हमारे लिए ह्यूमर का, मजाक का, फ़न का जो है ज़रिया बन गए हैं। ऑल तो हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेल करेक्टर इज़ आल्सो प्रोफाउंड। अब क्या है कि हम जो है बार बार यही बात कर रहे हैं कि उस पर जो थी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी, उसको मेल करेक्टर्स के बारे में ना इतना ज़्यादा नहीं था पता। इज़ आल्सो प्रोफाउंड येट शी एक्सेल्स इन फीमेल करेक्टर्स, के जितना वो फीमेल्स के बारे में जानती थी। वन ऑफ द सेवरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉमेडी ऑफ मैनर इज द नीड ऑफ विटी एंड विजिलेंट वुमेन। द करेक्टर ऑफ वुमेन आर मोर सर्चिंग एंड लाइफ लाइक दैन दोज ऑफ मैन। अब उसके नॉवल्स में वुमेन का जिक्र ज़्यादा होता है, मैन का जिक्र कम होता है। अगर वो किसी मैन का जिक्र करती भी है ना, तो वो किसी वुमेन के रेफरेंस से करती है। द ट्रूथ इज नॉट फॉर टू सेक हर फीमेल करेक्टर्स शेयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट the balanced outlook and feminine point of view of their creator. Her female characters are therefore better drawn than their male characters. इसी वजह से उसके जो मेल कैरेक्टर्स हैं ना वो इतने ज़्यादा अच्छे से उसने ड्रॉ नहीं किए जितने कि फीमेल कैरेक्टर्स की हैं। अब इस क्वेश्चन का जो आपने कंक्लूजन जो है कि वो जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था ना, टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आपने वीडियो देखनी है और इसका आपने कंक्लूजन बना के अपनी वर्डिंग में किस तरह से कंक्लूजन बनाते हैं मैंने उसमें बताया हुआ है, और आपने मुझे एक पैराग्राफ 8 to 10 लाइंस का लिख के ज़रूर सेंड करना है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।